नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी एकता को परवान चढ़ाने की कोशिशें तेज हैं। बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की नीतीश कुमार की कवायद अब रंग लाती दिख रही है। दरअसल अब बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगाने की तैयारी, जिसमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज एक मंच पर दिखाई देंगे। इस विपक्षी एकता का मकसद किसी भी तरीके से केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। देश में अघोषित आपातकाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। आवाज उठाने वाले दलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है, तानाशाही की जा रही है। ये तमाम आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या ये विपक्षी एकता वाकई बीजेपी के गले की फांस बन सकती है, या फिर साल 2019 की तरह विपक्षी दलों की एकता सिर्फ पटना के मंच और तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी। पटना में लगेगा विपक्षी दलों का मेला। धुर विरोधी दलों के नेता आएंगे एक मंच पर। नीतीश कुमार की कोशिश लाएगी रंग। एकजुट विपक्ष दे पाएगा बीजेपी को चुनौती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की कोशिशें अब रंग लाती दिखाई दे रही हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा लगने जा रहा है। इस महाबैठक के जरिए बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किए जाने की तैयारी। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में तानाशाही चल रही है, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आरोप तो यहां तक है कि देश में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची। देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। हालांकि बीजेपी विरोधी दल ये मानते हैं कि बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक तमाम बीजेपी विरोधी दल सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ एक मंच पर नहीं आ जाते। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से विपक्षी दलों के नेता हैं जो एक साथ एक मंच पर आने को तैयार। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सीपीआई के सचिव डी राजा, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई-एम के सचिव दीपांकर भट्टाचार्य। ये वो नेता हैं जो मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने का सपना संजोकर एक साथ आने को तैयार हैं। नीतीश और तेजस्वी यादव की इन नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या पटना में लगने वाला बीजेपी विरोधी दलों का ये मेला वाकई विपक्षी एकता की मिसाल पेश कर पाएगा, या पूर्व की तरह इस बार भी विपक्षी एकता सिर्फ मंच और तस्वीरों तक सिमट कर रह जाएगी। क्योंकि विपक्षी दलों का भी मानना है कि अकेले दम पर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को शिकस्त देना नामुमकिन नहीं तो आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहां तो विपक्षी दिग्गजों का जमावड़ा लगाने की तैयारी की जा चुकी है और तमाम नेता ऐसे हैं जिन्होंने रजामंदी दे दी है। हालांकि पहले यह बैठक मई महीने में होने वाली थी, लेकिन फिर इस बैठक की तारीख 12 जून तय की गई। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति न होने की वजह से उस बैठक को रद्द कर दिया गया था और अब नई डेट फाइनल की गई और ये तारीख है 23 जून। बिहार का पटना, जहां पर तमाम बीजेपी विरोधी दलों का जमावड़ा लगेगा। लेकिन तमाम सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये विपक्षी एकता वाकई में रंग दिखा पाएगी। तमाम दिग्गजों की ये महाबैठक होने जा रही है जिस पर सभी की निगाहें भी हैं। खासतौर पर बीजेपी की निगाहें भी पटना में होने वाली इस महाबैठक पर होगी, क्योंकि अगर मजबूत विपक्षी एकता हो जाती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से भी लगातार अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि संगठन में भी परिवर्तन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है ताकि मिशन 2024 को किसी भी हाल में फतेह किया जा सके। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नीतीश कुमार की कवायद अब रंग लाती दिखाई दे रही है। तमाम दिग्गज एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। हालांकि
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी विपक्षी एकता को लेकर खूब दम भरा गया था। नेता एक दूसरे का हाथ थामे मंच पर दिखाई दिए थे, तस्वीरें कैद हुई कैमरे में, लेकिन उसके बाद विपक्षी एकता का फॉर्मूला पूरी तरह से फुस होता दिखाई दिया था। ऐसे में सवाल यही है कि विपक्षी एकता क्या वाकई में मिसाल पेश कर पाएगी? यहाँ तो तमाम दिग्गज तैयार हैं इस महाबैठक में शामिल होने के लिए। बीजेपी के सामने कितनी चुनौती बढ़ सकती है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन मेहमानों से। मेरे साथ राजेश सिंह जी हैं, आप नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए जयकरण वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। नीतीश चौरसिया साहब, आप प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। कुंवर अजय सिंह जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के। और संजय चक्रवर्ती साहब, नेता टीएमसी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत राजेश सिंह जी मैं आपसे ही करूंगा। विपक्षी दलों की ये महाबैठक कितनी बड़ी टेंशन है बीजेपी के लिए? देखिए अक्षय जी, हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई विडंबना ये है कि जो अपने पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। अक्षय जी, भाई आप किसी भी पार्टी को उठा करके देख लिए, भाई कांग्रेस को देखिए कि वो क्या हाल है उनका राजस्थान में, कितने लोग उनके पार्टी को छोड़ के चले गए। अब जिसको बिहार में पार्टी नहीं पूछती है, जो पूरे को एक करने प्रदेश के, अब उनकी आरोपी तो बिहार में नहीं रह गया है। जनता पूछ रही है, उनका पूछ रहे हैं, पार्टी के भी पूछ रहे हैं। तो ये तो है ना। अभी कल ही गए थे और उसके पहले संजय सिंह पानी पी पी के कि भाई परिवारवादी पार्टी है, लोकतंत्र है, परिवार तंत्र है, केंद्र में परिवार है, मुलायम सिंह जी का परिवार है, उधर लालू सिंह जी का परिवार है। अब केजरीवाल जी को भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि पहले ये भ्रष्टाचार का विरोध करते थे। अब जब खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और परिवारवादी में लिप्त हो गए, तो इनको भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार अच्छा लगने लगा है। तो ये तो विपक्ष की एकता ये है कि पहले ये क्या करते हैं कि इन लोगों की आपस में खुद एकता नहीं, एक दूसरे का गला काटते हैं, और जब ये कहीं जीत भी जाते हैं किसी स्टेट में तो जनता का गला काटते हैं। तो जनता हमारे साथ है, जनता एकजुट है। और वो मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में वो कह रही है कि 2024 में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, और जनता एकजुट है। विपक्ष एकजुटता करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तमाम विपक्षी दल के नेता तो राजेश जी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो अंग्रेजों के रास्ते पर चल रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, और ये दाल गलने वाली नहीं है। वो कह रहे हैं कि सवाल लोकतंत्र का है, हम तो एक साथ आएंगे, विपक्षी एकता होगी और जरूर होगी। अरे अक्षय जी, अरे भाई जो गिरह कट होते हैं वो कभी घर में जो है सामान को सुरक्षित रखते हैं क्या? अरे इमरजेंसी के समय 1.5 लाख विपक्षियों को जेल के अंदर डालने वाली कांग्रेस आज इसकी अगुवाई कर रही है। लोकतंत्र की दुहाई लंदन में जाकर के राहुल जी कह रहे हैं, भाई लोकतंत्र की दुहाई आप दे रहे हो, कर्नाटक जीत जाते हो आप, तो वहाँ लोकतंत्र की जीत होती है ना। ठीक, तब तो सीधा चौड़ा करते कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। वहाँ क्या लोकतंत्र नहीं था? जब लोकतंत्र नहीं था तो कर्नाटक में कैसे जीत गया यार? तो ये लोग वही कहा ना, ये लोग जनता का गला काटने के लिए एकता दिखा रहे हैं, क्योंकि अब सब जनता परिवारवाद भ्रष्टाचार से ऊपर उठ चुकी है। ये तो आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, विपक्षी दलों का इसके पीछे तर्क कुछ और है। जयकरण वर्मा साहब भी हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा राजेश जी। राजेश जी, अच्छा जी 10% जी जी ये बताइए कि 1.5 लाख लोगों को अंदर इन्होंने कर दिया, तो क्या हमारा आरोप है क्या? छोड़िए ना, 1975 का जमाना चला गया ना सर, हम 2023 में हैं। अरे भाई जो चोर होता है, जिसे कंट्रीकट होता है, भ्रष्टाचारी होता है, ऐसा थोड़ी है कि जमाना चला गया। राहुल गांधी को बलात्कार का आरोप लगा था। नहीं तो ये फैसला आप नहीं करेंगे ना, ये फैसला तो राजेश सिंह जी देश की जनता करेगी, वो किस पर भरोसा करती है। खैर मैं आऊंगा दोबारा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। जयकरण वर्मा साहब, मंच तो सज जाएगा, लेकिन विपक्षी एकता रंग दिखा पाएगी, इस बात की कोई गारंटी है क्या? अच्छा जी देखिए, जिस प्रकार से आप देश का माहौल है, पूरे देश में
बेरोजगारी हो, चाहे कानून का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, या जो भी मुद्दे माननीय मोदी जी के द्वारा, हमारे राजा के द्वारा उठाया गया था, जिन वादों पर ये सरकार बनी थी, उन वादों पर ये सरकार एक कदम भी नहीं चल पाई। सारे वादों पर ये फेल हो गए। और इस बात का सबूत ये है कि हमारे राजा साहब कहीं भी जाते हैं तो इन मुद्दों को लेकर के कहीं वो भाषण देकर वोट मांगने का काम नहीं करते, कई मुद्दों को उठाने का काम नहीं करते। कई बार हमारे अपनी बीजेपी के साथी कह रहे थे कि ये लोग विपक्ष के नेता भूल जाए कि देश में प्रधानमंत्री की कहीं वैकेंसी खाली है। क्या ये बीजेपी के नेता बताने का काम करेंगे? क्या प्रधानमंत्री की वैकेंसी इसलिए नहीं कि आपने संविधान को खत्म कर दिया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इस बात से आप कहते हो कि दूसरा कोई प्रधानमंत्री देश में नहीं बन सकता? क्या सिंगोल स्थापित होने के बाद आप ये मानते हैं कि सब कुछ राजा ही न्याय करने का तरीका? इस देश में जो भी लोकतंत्र है, वोट देने का अधिकार है, राजा बनाने का सिस्टम है, कि हमारे यहाँ से आप लोगों ने लेने का काम किया है। देखिए अच्छा, जिस प्रकार से आज भारत देश माननीय मोदी जी से पूरी जनता उनकी झूठ को जान चुकी है। अब देश की जनता झूठ और भावनाओं में आकर के वो वोट नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी से, मोदी सरकार से देश की जनता छुटकारा चाहती है। करण वर्मा और कांग्रेस के नेता या अन्य विपक्षी दल का कहना नहीं है। हमारा गठबंधन कांग्रेस से, हमारा गठबंधन दलों से तो है, हमारे गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो देश के हित की बात करते हैं, उनसे तो हमारा गठबंधन है। साथ साथ जनता से भी गठबंधन हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अब चले, बिल्कुल क्रांतिकारी विचारधारा वाले दलों को आप कह रहे हैं कि वो एक साथ आएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अड़चनें तो तमाम होंगी। लेकिन आपने जो बात कही कि लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, उसकी वजह से देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन बीजेपी कह रही है ये संविधान बचाने को लेकर एकता की कोशिशें नहीं है, ये तो डर सीबीआई का है, ईडी का है, क्योंकि अब भ्रष्टाचारियों का वक्त आ गया है सलाखों के पीछे जाने का। ये डर है, कह रहे डर की वजह से विपक्षी एकता हो रही है। अक्षय जी, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से भाजपा के नेताओं को, भाजपा सरकार को, कि देखिए हमारे विपक्ष का कोई भी नेता डरने वाला इनकी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं, इनके चाबुक से नहीं डरता, इनकी गोलियों से नहीं डरता। हर वो विपक्ष के नेता जिसके अंदर देश को बचाने का जुनून होता है, जिन पार्टी नेताओं के अंदर ये क्षमता है, पर गोली नहीं, सीने पर गोली खाने के लिए तैयार है। ठीक है, मोदी जी आपके अंदर दिक्कत है, लगाइए। अब विपक्ष का नेता नहीं, ये तो देखिए दावे हो गए। एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से दावे कर दिए गए कि भाई जीतने वाले तो हम हैं और प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी खाली ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता होगी और जरूर होगी। कुंवर अजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कुंवर अजय सिंह जी, आज खुश तो बहुत होंगे। जी, देश में अक्षय जी, ये 2 दिन से स्काइप से मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, कुछ स्काइप में दिक्कत होने की वजह से या जी सिस्टम नहीं। अजय सिंह जी, आपकी आवाज बुलंद तरीके से आ रही, बेधड़क बोलिए। जी जी, अच्छा जी, सबसे पहले हम वरिष्ठ एंकर हैं, आपको और साथियों को नमस्कार करते हुए पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहेंगे जी कि देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विपक्षी एकता जरूरी है और विपक्षी दलों की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि तानाशाह शासक जो है बेलगाम हो चुका है। अब तो ये संघोल सरकार बन गई है, राजशाही व्यवस्था लाना चाहती है। अब घोषित कारफू देश में लागू है, विपक्षी दलों का दमन किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ताधारी जो तानाशाह सरकार है जी, ये तोता मैना और केंचुआ तीनों के साथ चुनाव लड़ रहा है। तोता जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को, और मैना ईडी को हम करते हैं, और केंचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग है। चलिए, कम से कम 2 संस्थाओं का नामकरण आपने कर दिया और इसका श्रेय जेडीयू को जाएगा, नहीं कुंवर जी? जी, तोता मैना और केंचुआ तीनों के साथ ये आपसी गठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए
कि विपक्षी एकता ला करके हाँ माननीय नीतीश जी ने जो पहल किया था, माननीय ममता दीदी ने जो पहल किया था, माननीय केजरीवाल जी, अखिलेश जी और राहुल जी, मतलब विपक्षी नेताओं ने जो पहल किया है, देश की जनता के सामने जो सत्ताधारी शासक की सच्चाई देश की जनता के सामने रखा है, उसका परिणाम कर्नाटक में मिला है विपक्षी पार्टियों को। और उसी तर्ज पे अक्षय जी, मैं चूंकि स्क्रीन पे आप लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कहने में थोड़ा भी वो नहीं हो रहा है कि देश में अघोषित कर्फ्यू लागू है, जनता परेशान है। ये 9 साल में बीजेपी का जो 70 साल का नौजवान है, जी जी, फैशन एक्टर, चौकीदार, जिसको बहुरूपिया चौकीदार कहते हैं हमारे राष्ट्रीय, देश में बहुरूपिया चौकीदार जो है, देश के लोगों के साथ बहुरूपिया पना करते हुए जनता को छल रहा है, जिसको सत्ता से दूर करना विपक्षी दलों का। चले ठीक, ये तो विपक्षी एकता की बात आपने कर दी कि भाई लोकतंत्र खतरे में है और ऐसे में हम तमाम गले शिकवे बुलाकर एक साथ आने को तैयार हैं। लेकिन आपने जिन संस्थाओं को तोता मैना और केचुओं की संज्ञा दी, तो क्या ये माने कि अगर विपक्षी एकता रंग लाती है, 2024 में सत्ता परिवर्तन होता है, तो आप ताला डलवा देंगे इन संस्थाओं पर? नहीं, ताला नहीं डलवाएंगे। इन संस्थाओं का ओवरऑलिंग कराएंगे, सर्विसिंग करवाएंगे इनका। इन संस्थाओं को, जो इन्होंने संस्थाओं के अधिकारों का हनन कर रखा है, हम स्वतंत्र करेंगे। आपने गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग पर लगाया सर। अजय सिंह जी, आपका गंभीर आरोप निर्वाचन आयोग पर है। अजय सिंह जी, गंभीर आरोप है आपका निर्वाचन आयोग पर। ये बताएं एक बार पूछे। अजय जी, जो आपने आरोप लगाया निर्वाचन आयोग पर, ये आरोप गंभीर हैं, आप सोच समझ कर बयान दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये तोता मैना और केचुआ तीनों के साथ सत्ताधारी दल गठबंधन बनाया। और चले ठीक, लेकिन सवाल तो जनता आपसे भी कुंवर अजय सिंह जी पूछेगी ना, जब जेडीयू पहुंचेगी लोगों के बीच में वोट मांगने, कि जिस तोता मैना और केचुओं की संज्ञा आप दी जा रही है, यूपीए के शासन काल में ही संज्ञा दी गई थी ना तोते की, सीबीआई को, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खैर आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। मैं संजय चक्रवर्ती जी आपके पास। तमाम विपक्षी दल एक साथ तो नजर आएंगे, मंच भी सज जाएगा, हाथ पर हाथ थामे दिखाई भी दे जाएंगे, लेकिन ये परिस्थिति आगे तक बनी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी है क्या? देखिए, ये सरकार जो चल रही है वो भी एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं पिछले 9 साल से। ये अलग बात है, सारे छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है एनडीए की सरकार है। दूसरी बात है, भाजपा के प्रवक्ता को मुझे लगता है आज का इनके जो जनक है आरएसएस, उसका मुख्य पत्र नहीं पढ़ करके आए हैं। मुख्य पत्र में आज ये छपा हुआ है कि बीजेपी को आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है ना, बीजेपी आत्ममंथन की जरूरत है। और ये जो गुमान में रहते हैं ना हमेशा, वो 2004 में भी गुमान में थे, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, देश चमक रहा है। तो ये धीमे धीमे 75% में थे आपके 2018 में, और अब जो है ये 44% पे आ गए हैं। लेकिन गुमान है कि रुकता नहीं। प्रधानमंत्री को वस्त्र बदलने से देर नहीं लगती। पिछले 9 साल से डेली 3 ड्रेस बदल रहे हैं। लाशों को जो है कफन नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का ड्रेस बदलने में कहीं कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं वो चाय वाला है, वो गरीब है, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो हमेशा 3 ड्रेस कम से कम बदलते हैं, फोटो खिंचाने में सबसे आगे रहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि कल ही लखनऊ के अंदर एक भरी अदालत के अंदर एक अपराधी को गोली मार दी जाती है, जहां पे पुलिस रहती है, वकील रहते हैं, जज रहते हैं, गोली मार दी जाती है। आज एक केस हुआ है जो लखनऊ के अंदर ही है, एक नाबालिग लड़की का जो है बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है। बस्ती में बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया, अपराध किया। लेकिन मैं आज तक अभी तक किसी भी न्यूज चैनल में ये नहीं देख रहा हूँ कि बीजेपी का जंगल राज या उत्तर प्रदेश में जंगल राज, सब चंगाती, सब चंगाती। कुछ पश्चिम बंगाल की घटनाओं का भी चक्रवर्ती साहब जिक्र तो कीजिए। मैं बिल्कुल हम जवाब देते हैं। वहाँ राम राज्य है घटना
जब पश्चिम बंगाल की घटनाएं आती है तो उसकी जवाबदेही हम लोग होते हैं। अरे वहां पर तो सरकार पर आरोप लगते हैं, हाईकोर्ट की फटकार लगती है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कैसे कर सकती है। चक्रवर्ती साहब, ये तो पूछे, मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये तो नहीं चलेगा ना सर। ये सवाल मैं ये इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। सर, फटकार तो आपकी भी सरकार को लगती है ना, हाईकोर्ट की तरफ से। मेरी बात नहीं समझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडिया सवाल ही नहीं उठा रही है सर। कोई सवाल सर देखिए, नहीं ठीक है, आप लोगों की आदत पे शुमार हो चुका है कि जब तर्क न देते बने तो मीडिया पर ठीकरा फोड़ दो, फर्क इससे पड़ता नहीं है सर, पड़ता नहीं है ना। अरे सर, आप हमारे मंच पर अपनी बात तो रख रहे हैं ना, आप हमारे मंच पर बात रख रहे हैं ना, आपको किसी ने टोका बीच में या आपसे सवाल नहीं किया गया? अब आप टोकी तो हैं। नहीं चक्रवर्ती साहब सुनिए, आपने लखनऊ की जिस घटना का जिक्र किया है सर, सुनिए ना, उसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स एपीएन न्यूज ने दिखाया कल, जैसे ही घटना हुई है ना, लेकिन चीजों को आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से लेते हैं। नहीं समझे, मेरी बात को समझिए। दिखाया सारे चैनल ने, लेकिन क्या किसी चैनल में उत्तर प्रदेश में जंगल राज का एक डिबेट हुआ? नहीं तो मतलब राजनीतिक पार्टियां तय करेंगी कि जंगल राज कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए? नहीं समझे, वही तो ऐसा तो बीजेपी वाले कहेंगे कि भाई पश्चिम बंगाल में जंगल राज है, आप क्यों नहीं चलाते? हाँ बिल्कुल, पश्चिम अगर बिहार में गठबंधन की सरकार है, उन पर आरोप लगेंगे। खैर, हम मुद्दे पर रहते हैं। छोटी घटना हो नहीं चक्रवर्ती साहब, हम मुद्दे पर आते हैं ना, ये विपक्षी एकता कैसे पूरी होगी? नितेश चौरसिया जी भी हमारे साथ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, है ना, क्योंकि आप तमाम दल एक होंगे तभी तो मुकाबला करिएगा ना। बिल्कुल होंगे और हैं, ठीक है, होंगे नहीं, ठीक, अब हैं हम लोग, ठीक है। अब एकता नितेश चौरसिया जी, सबको पता देखिए चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं कि हम साथ हैं, लेकिन सवाल है कब तक? सभी को मेरा नमस्कार जी। पता नहीं क्यों गठबंधन को लेके भाजपा इतनी ज्यादा इनसिक्योर है। इतिहास उठा के देखा तो एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का एक मिला के एक सरकार बनाई, इसमें लगभग 80 से अधिक उसमें मंत्री हुआ करते थे। तो ये कुछ नया तो नहीं हो रहा, ये लोकतांत्रिक देश है, जनता अपने पार्टियों को, अपने जनता लोगों को चुनती है, वो सदन में भेजती है, सदन में तय करते हैं, सदन के मेंबर्स तय करते हैं कौन सा नेता होगा कौन नहीं। लेकिन अजीब सा एक माहौल बन गया है, एक व्यक्ति तय होता है कि भाई हाँ ये व्यक्ति के अगेंस्ट आप वोट दीजिए, आपका मेंबर कितना निकम्मा हो, आपका रिप्रेजेंटेटिव कितना घटिया हो, कोई मतलब नहीं है। मैं इस दिल्ली का आपको उदाहरण देता हूँ, इस दिल्ली के सांसद है गौतम गंभीर जी, मैं रिपोर्ट कार्ड अगर आप उनकी पेश कर दूं, मुझे नहीं लगता कि वो सदन में जाते भी है, मुझे लगता है क्षेत्रीय जनता से मिलते हैं। उनका काम दो ही जगह मिलेगा, आईपीएल में कौन सी ट्वीट करते दिखेंगे, आईपीएल में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, सदन में दर्ज होगी। तो ये जरूरत है आज के परिवेश में कि क्यों ना हम गठबंधन को वापस से उभारें, क्योंकि हमें वो काबिल व्यक्ति की जरूरत है, हमें किसी एक सिंगल नेता की जरूरत नहीं है। नीतियों का क्या करेंगे नितेश जी, नीतियों का क्या करेंगे? विचारधारा नाम की कोई चीज होती है नहीं होती नितेश जी, विचारधारा नाम की कोई चीज होती है नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी जी जी वो मानते थे इस बात को, सदन की हर आवाज जरूरी है जितनी और जितनी सरकार करते, इसलिए आज पता नहीं किस गड़बड़ाई हुई है। ठीक है नितेश जी, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि तमाम अड़चने हैं और चाहूंगा कि संक्षेप में आप सभी मेहमानों के अगर रिएक्शन इस पर आए। पहला सवाल इससे जुड़ा ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे साथ आएंगे, वो भी उस सूरत में जब एक दूसरे को आरोप लगाते हैं। कोई कहता है कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस आरोप लगाती है, और आप लोग आरोप लगाते थे कि भाई बी टीम का काम तो कांग्रेस कर रही है। ये साथ कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं की एक समस्या है, मैं पूरी कांग्रेस की बात नहीं कह रहा हूँ, कुछ नेताओं की एक समस्या है, उनके अलग अलग ओपिनियंस आए हैं। मैं कई चैनलों के माध्यम से सुन रहा था ये बात कि जी वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं इसलिए हम उनके साथ नहीं आएंगे। मैं पूछता हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, मैं अन्य पार्टियों की भी बात कर रहा हूँ। राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल में है, जनता के बीच है, तो उनका नाम चुनाव लड़ना है तो है ही, प्राथमिकता है उनको चुनाव लड़ना। जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, अब वो उनका मानना है कि जी हम यहाँ चुनाव लड़ते हैं तो हम हार जाते हैं, वहाँ चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। भाई
एक बात बताइए ना, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, इसलिए नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है जनता के फायदे के लिए, जनता के हित के लिए, अपने एजेंडों को जनता के सामने रखती है, अपने मुद्दे को जनता के सामने रखती है, जनता उसे चुन के देती है। कई बार बाकी दल अपने लिए राजनीति करते हैं, आप ये कह रहे हैं। देती है, कई बार 92 सीटें देती है, कई बार 67 सीटें देती है। जनता का अपने अपनी चॉइस है। अब और कई जगहों पर जमानत भी तो जब्त होती है, इसका भी तो जिक्र कीजिए। मैं आता हूँ कांग्रेस उस स्टेटमेंट के बाद। कांग्रेस अभी हमने अध्यादेश के खिलाफ मेरा मानना है कि अध्यादेश ये जो अभी आया है, ये 24 से पहले सेमीफाइनल है सभी विपक्षी दलों के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी के अपने इस अध्यादेश के विरोध में सबसे समर्थन मांग रहे हैं, और वो जरूरत पड़ेगी तो बीजेपी वालों से भी समर्थन मांगेंगे। ऐसा उन्होंने दावा करा है कि भाई ये एक अधिकारों की लड़ाई है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। इसमें जब कांग्रेस से भी हमने मदद मांगी है, समय मांगा है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक उन्होंने समय नहीं दिया, उन्होंने नकार दिया। फिर भी हम अपने और भी प्रयास हमारे जारी है, हमारे एक एक वोट, एक एक समर्थन चलिए ठीक है। जयकरण वर्मा साहब है ना हमारे साथ, हम उनसे जान लेते हैं। बीजेपी को तो छोड़िए कि आप कह रहे हैं कि हम तो समर्थन बीजेपी के सांसदों से भी मांग रहे हैं कि सपोर्ट कीजिए। जयकरण वर्मा साहब, अध्यादेश पर सपोर्ट कीजिएगा? देखिए अच्छा जी, कांग्रेस पार्टी देश की हर उस व्यवस्था और हर दल के साथ खड़ी है जो देश के लिए जरूरी है। इसमें जरूरी है नहीं एक आम आदमी पार्टी है, उसमें सर अध्यादेश का समर्थन, उसके खिलाफ समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारी पार्टी हर के साथ खड़ी है, जनता की आवाज, जनता के को जो मारा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले लाइन में समर्थन करने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस का काम की है जनता की बात को बुलंद, जनता के अगर जो कांग्रेस के पीछे होगी तो मुझे नहीं लगता कि माननीय राहुल आपकी आवाज जयकरण वर्मा जी थोड़ा ब्रेक हो रही है, माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं, आप वापस आइएगा। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन सवाल तो यही ना कि मैंने जो प्रश्न किया उसका सीधा उत्तर नहीं मिल रहा। ये घुमा फिराकर कान पकड़ने की आदत ना थोड़ा कंफ्यूज कर देती लोगों को। राजेश सिंह जी, क्या कीजिएगा अगर विपक्षी एकता हो जाती है? क्योंकि विपक्षी दल तमाम तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी खूब कोशिशें करेगी, वो पार्टियों को आपस में लड़वाने का भी प्रयास करेगी, लेकिन हम लड़ने वाले नहीं हैं और इस बार तो सफाया करके रहेंगे। देखिए अभी जयकरण जी की बातों से स्पष्ट हो गया और अजय सिंह की भी बातों से स्पष्ट हो गया कि भाई ये जयकरण जी को क्या लगता है ना कि ये जो देश है हमारा, ये मात्र 70 साल पुराना देश है, उसके पहले का देश है। लगता है ये जो भारत है, भारत की संस्कृति है, ये सनातन परंपरा है जी, ये 70 सालों का है। जब से इंडिया थी ना तभी से देश है, और नेहरू जी ने इस देश को बनाया, इसलिए संजोल का प्रश्न उठाते हैं जो आपकी अधूरी जानकारी हो, क्योंकि इनको महसूस ही नहीं होता है कि भारत की जो प्राचीन मान्यताएं परंपराएं इतनी महान रही है, उसको पढ़ने का, उसके विषय में जानने का जमात नहीं उठाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बस नेहरू जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने तभी से ये भारत है, तो उसके पल नहीं था, इसलिए संकल्प प्रश्न उठाते हैं। अरे अक्षय जी, आप किसी भारत में जब जाते हैं तो गीता पे कसम खिलाया जाता था, अभी भी खिलाया जाता है कि भाई कोई गवाह होता है कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच किसी का कुछ नहीं बोलूंगा, वो एक सिंबल होता है। क्या कहिएगा, तमाम लोग तो उसी गीता पर हाथ रखकर झूठ भी बोल जाते हैं, झूठी गवाही दे आते हैं। हाँ, वही लोग जो गीता की महत्ता को नहीं जानते हैं, उसकी महत्ता को नहीं जानते हैं, वो झूठ से बोलते हैं कांग्रेस की तरह। जैसे जयकरण जी बता रहे थे, बेंगोल में प्रश्न कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग होते हैं जो गीता का हाथ करते हैं। ये बेंगोल एक ऐसा वहाँ पे जो है एक चिन्ह है कि जहाँ पे वो रखा जाता है, तो ये माना जाता है कि यहाँ पे बैठने वाले लोगों से न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की अपेक्षा की जाती है वहाँ की। नहीं, लेकिन राजेश जी, ऐसा क्या हुआ कि जो कभी आपके साथी हुआ करते थे वो आज के हालात को इमरजेंसी से भी ज्यादा बदतर बता रहे हैं? मैं नीतीश कुमार जी का बात कर रहा हूं। ये तमाम ऐसे नेता जिनका आपातकाल के समय ही राजनीति में पदार्पण हुआ, आज वही उस आपातकाल को भूल गए
वो मौजूदा हालात को कह रहे हैं कि उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत हो गई देश के सामने। नहीं, मैं वही बता रहा अक्षय जी। देखिए, ये लोग दीवा स्वप्न मुंगरी लाल के अच्छे सपने देखने वाले लोग हैं। ये तो सबको प्रधानमंत्री का पद दिख रहा है, राहुल जी को दिख रहा है, प्रियंका जी को दिख रहा है, नीतीश जी को दिख रहा है। नहीं, नीतीश जी ने तो मना कर दिया, ममता बनर्जी ने भी मना कर दिया। अरे अक्षय जी, मना किसी ने नहीं किया है। मैंने कहा ना, ये लोग एकता दिखा करके जनता के बीच में जाते हैं और कहीं से जीत जाते हैं, जनता का गला काटते हैं, ठीक है, आपस में गला काटते हैं। इनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता ना, ठीक है, गला काटने वाले लोग हैं। और मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि ये ममता जी, ये जो संजय चक्रवर्ती जी भी जो कह रहे हैं, आरुण चक्रवर्ती साहब, ये ममता जी जो ठीक से संजय का पाठ नहीं पढ़ पाती, कलमा पढ़ने वाली ममता जी नहीं, कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से तो शायद राजेश जी बचना चाहिए ना, क्योंकि क्या पता राजनीति की बिसात में कब कौन सा मोहरा किस पलड़े में बैठ जाए। कभी आपके साथ भी रही है ना, तो थोड़ा इतना बचा कर चलिए कि कम से कम आमना सामना हो तो नजरें झुकानी ना पड़े। अच्छा जी, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, काम करने वाले लोग हैं। ठीक, हम तुष्टिकरण नहीं करते। ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति के साथ पूरे देश से बिछाना चाहते हैं। जनता इस बात को समझ रही है और जनता इनके साथ रही है। ये विपक्षी एक बार जितने भी कर, चलिए ठीक है, फैसला तो जनता को ही लेना है ना, कोई राजनीतिक दल तो फैसला नहीं ले पाएगा ना कि भाई किसकी सरकार बनने जा रही है। जनता मोहर लगाएगी तब तय होगा। लेकिन कुंवर अजय सिंह जी, ठीक है, ठीक है राजेश जी, कुंवर अजय जी, सर सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि एक चेहरे की जरूरत होगी और नेतृत्व कौन करेगा, ये भी लोग सवाल जानना चाहेंगे ना, कि इस विपक्षी एकता का सूत्रधार भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन कौन सी पार्टी होगी जो नेतृत्व करेगी और चेहरा किसका होगा, ये भी तो लोग जानना चाहेंगे ना। अच्छा जी, वक्त आने पे हम सब कुछ बता देंगे, चेहरा कौन होगा, पार्टी कौन होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा जी। वक्त आने की सारी बातें हम स्पष्ट कर देंगे और आप लोगों को अवगत भी कराएंगे। अभी तो विपक्षी दलों की एकमात्र उद्देश्य है, जो देश का बहुरूपिया चौकीदार 9 सालों में नौजवानों को सड़क पे खड़ा कर दिया है। देश में चारों तरफ त्राही करा रहा, मणिपुर जल रहा है, ये जंतर मंतर की पहलवानों की आवाज दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, देश में त्राही मचा हुआ है। इस बहुरूपिया चौकीदार को देश की सत्ता से सबसे पहले हटाना ही विपक्षी दलों का मुख्य। अरे कोई एक नेता तो होगा ना सर। एक चीज और बताते, नेता है कौन है विपक्षी दलों में? नीतीश कुमार जी नहीं है ना इस रेस में। नीतीश कुमार जी रेस से बाहर है ना। नेता होगा नीतीश कुमार जी रेस से बाहर है। देखिए, जो भी हो, रेस से कोई बाहर नहीं है। विपक्षी एकता में लोकतंत्र की यही हसरत है क्या अभी? संवैधानिक पद के लिए चले ठीक, यानी ये दबी इच्छाएं, सत्ताधारी, ठीक है अजय सिंह जी, ठीक, इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की तो बात कर रहे हैं ना, कि ये महत्वाकांक्षाएं, इन पर काबू कैसे राजनीतिक दल पाएंगे चक्रवर्ती साहब? कि भले अभी इनकार कर रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा चेहरा मत मानिए प्रधानमंत्री पद के तौर पर, हम नहीं है इस रेस में, कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं की ड्यूटी इस तरह से लगा दी जाती है कि बीच बीच में नाम उछालते रहो भैया कि रेस में हम भी हैं। ममता दीदी हैं क्या? ममता दीदी पहले ही मना कर चुकी हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल से अब विपक्षी लोगों को, मतलब हम विपक्षी बोलेंगे इस समय जी, कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब सपने दिखने लग गए हैं। कभी ममता दीदी प्राइम मिनिस्टर बन रही, कभी नीतीश कुमार। हम लोग नहीं उछाल रहे, यही उछाल रहे हैं। मतलब ये अब इनके अंदर घबराहट इतनी हो चुकी है कि अब इनके अंदर, अब देखिए, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसके संयोजक कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। दूसरी बार बनी तो चंद्रबाबू नायडू थे। तो जब ये मोदी सरकार जब बनी थी, चंद्रबाबू नायडू उनके संयोजक थे उस समय। तो संयोजक एक अलग चीज होता है जो इकट्ठा करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है। ये 1977 में भी हो चुका है, 1996 में भी हो चुका है, 2004 में हो चुका है। चेहरे पे लड़ाई नहीं है इस समय। इस समय जनता की लड़ाई है। कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार है ममता दीदी को। हम बिल्कुल, हमको भी कोई दिक्कत ही नहीं। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग इसके लिए हमारी पहली लड़ाई जो अभी पहले मैंने कहा था कि लाशों को कफन नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री रोज 3 ड्रेस बदलते, कम से कम 3 ड्रेस बदलते। अरे आपके बगल में बैठे नीतीश चौरसिया जी, इनकी तो पार्टी के मुखिया संस्थापक कहिए, वो तो रबड़ की चप्पल और 2 जोड़ी कपड़े दिखाकर लोग ये आरोप लगाते हैं, खासतौर पर आपके विपक्षी, कि लोगों को मूर्ख बना दिया। जिनको गालियां दी उन्हीं के साथ आज गलबहियां हो रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आप किसी की जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में नहीं बोलेंगे, करना चाहता हूं, नहीं बोलेंगे ना, उनको अच्छी नहीं, मैं क्यों बोलूं उसके बारे में भाई, वो तो अपने आप खुद ही बोलेंगे, जब प्रवक्ता उनके साथ है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, मैं तो उनके बारे में बोलूंगा जो हमारे अपोजिशन में है, उनके बारे में बात करूंगा। बाकी हमारे दूसरे प्रवक्ता है, वो जवाब खुद देंगे कि वो भाई उनके अंदर की रणनीति के बारे में मुझे तो नहीं पता है ना। मैं तो जो देख रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री को आप जो देख रहे हैं, उस प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे। कह रहे चाय वाले का लड़का है, अब चाय वाले का लड़का अगर लाशों के बीच में जाकर भी 2 बार ड्रेस बदल देता है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे जब जाते हैं तो मोदी के नारे लगते हैं। अब वहाँ पे रेल मंत्री को पहली बार मौका मिला, हम लोग तो जानते हैं। ठीक है नीतीश जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिए, लेकिन एक सवाल का जवाब भी दीजिए कि विपक्षी एकता के पीछे आपको नहीं लग रहा कि अपने अपने स्वार्थ छिपे हैं, और ये मैसेज जनता के बीच में अगर जाता है तो इसका नुकसान ही होगा? सबसे पहले तो मैं अपने दिल्ली वासियों की तरफ से बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराता हूँ आपके चैनल पे, विशेष करके आपके माध्यम से। जी, जिसमें कि अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली गई थी कि भाई बेवकूफ बनाया गया। मैं इस पे बिल्कुल अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता हूं। नहीं, बिल्कुल आपको अधिकार है, कोई मुख्यमंत्री आपको अधिकार है, आपको अधिकार है। 30 सेकंड दीजिएगा। देखिए, नहीं बोलिए सर। उस समय बोला, मैंने अपनी बारी का इंतजार करा। मैं दिल्ली की जनता की तरफ से अपना विरोध दर्ज कराता हूँ, और आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप दिल्ली की जनता का सम्मान करें। उन्होंने 3 बार सुन के एक मुख्यमंत्री को भेजा है, वो बेवकूफ नहीं हो सकते। तो इसलिए मैं इस चैनल पे एकदम स्पष्ट तौर से बताता हूँ कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए। दिल्ली की जनता कतई मूर्ख नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, अब मैं आता हूँ अपने सवाल पे। नहीं तो प्रधानमंत्री का पद पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचा, कोई भी हो, उसको अमेरिका ने चुन के भेजा है क्या, या मंगल ग्रह से पहुंचा? जनता नहीं तो चुना उन्हें भी। हमने कभी प्रधानमंत्री को कुछ गलत बोला है तो बताएं। हमने डिग्री पे सवाल उठाई है, क्यों नहीं उठाएंगे? डेमोक्रेसी है। आप उनके आप नहीं, लोकतंत्र में अगर आप किसी पर आरोप नीतीश भाई लगाते हैं तो दूसरा भी आप पर लगाएगा। ये आरोप तो बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं सर, ये तो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते हैं ना आप लोगों पर, कि कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी भी ली, बंगला नहीं लूंगा, बंगला भी लिया, बंगला छोड़ो शीश महल बना लिया। ये तो आरोप वो भी लगा रहे हैं आप पे। देखिए, आप आरोप लगाइए, आपका आरोप लगाना बिल्कुल जायज है। मैं कहता हूँ आप आरोप लगाइए। नहीं, ये आरोप हमारे नहीं है, ये आरोप बीजेपी के हैं। अरे जिसके भी है, मैं कहता हूँ स्पष्टीकरण देना मेरा काम है, मैं दूंगा। ठीक है, मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है, लेकिन क्या आप दिल्ली की जनता का विरोध कर सकते हैं? क्या आप दिल्ली की जनता के दिया हुआ मंडेट का विरोध कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, आपका अधिकार नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी देर शब्दों में बोल रहा हूँ। नहीं, अधिकार भी आप तय करेंगे कि किसको क्या बोलना चाहिए। माफ करिएगा, दिल्ली की जनता का आप अधिकार। अरे भाई, दिल्ली की जनता चुन के भेजे किसी मुख्यमंत्री को, आप कैसे उसको गलत? नहीं तो बाकी राज्यों में क्या, बाकी राज्यों में भी चुन के ही आए ना लोग, बाकी राज्यों में सरकारें हैं तो चुनकर ही आई है ना। 90% जनता नहीं चुना है, जनता नहीं चुना है, एक पार्टी विशेष को देती है। आपको इस बात का कैसे आप इस पे उनके उंगली उठा सकते हैं? सर, ये तो आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, आपका विपक्ष, उनके आरोप तो रखूंगा ना। अरे तो आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता जो चुन के भेज रही है बेवकूफ है, कतई नहीं बोल सकते ये। चलिए, नहीं, हाँ ठीक है, अपनी बात पर आइए। दोस्ती कैसे परवान चढ़ेगी कि जिस दल पर आरोप लगाकर आपकी पार्टी का उदय हुआ, जिस पार्टी को भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी पार्टी करार दिया, उनके साथ समर्थन में सरकार बनाई, और अब जब गलबहियां करते दिखाई देंगे, जनता सवाल पूछेगी, तो नीतीश चौरसिया का जवाब क्या होगा? बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपसे कि हमारी कोई भी गठबंधन, पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2024 के लिए लेके गठबंधन की अभी कोई घोषणा हमारी पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। 12 तारीख को जो बैठक होनी है, ये सुनिश्चित होगा कि हमारी पार्टी की तरफ से कौन जाएगा, क्या जाएंगी, क्या स्टैंड होगा। मैं आपको 12 तारीख को क्लियर करूंगा। दूसरी बात आता हूँ अध्यादेश पे। नहीं तो ये माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, लेकिन मैं पूरा अवसर नीतीश भाई दूंगा। सुनिए ना, फिर अरविंद केजरीवाल साहब इस बैठक में क्यों जा रहे हैं?
ये बैठक अध्यादेश को लेकर तो बुलाई नहीं गई। नहीं, ये बैठक अध्यादेश को लेकर तो बुलाई नहीं गई है, ये तो विपक्षी एकता 2024 को लेकर है ना। स्टेटमेंट अभी इसके रिलेटेड जारी नहीं हुआ है। मैं 12 तारीख को आपको पूरी अपने चैनल पे आके बताऊंगा, आप मुझे इनवाइट करिएगा, ठीक है, मैं आऊंगा, पूरे बयान दूंगा इस पे, ठीक है, बताऊंगा आपको। फिर बता रहा हूँ। और दूसरी बात, हम अध्यादेश के माध्यम से सभी विपक्ष को एक कर रहे हैं। हम चाहते हैं ये पहले सेमीफाइनल जीता जाए, सेमीफाइनल जीतना जरूरी है। हालांकि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग ओपिनियन है, मैं मना नहीं कर रहा इस बात को। पंजाब की इकाई अलग बात कर रही है, दिल्ली की इकाई अलग बात कर रही है, ये उनके निजी मामले हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन दिल्ली के अधिकारों के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें कांग्रेस से समर्थन लेना पड़े इस बात के लिए, चाहे हमें भाजपा समर्थन लेना नहीं तो पड़े। एक चुनाव में विरोधी और एक, नितेश भाई, एक चुनाव में विरोधी और एक चुनाव में हम साथ साथ हैं, जनता भ्रमित नहीं होगी? जनता बहुत समझदार है। देखिए ये बिल्कुल मत सोचिए, जनता ने समय समय पे हमें चुना, जब उसे लगा तो उसने भाजपा को भी 7 सीटें दी। ऐसी बात नहीं है, आप जनता पे बार बार सवाल मत उठाइए। मेरा मानना है जनता बहुत समझदार है। जनता जिस दिन चुनेगी, जो भी चुनेगी, बहुत अच्छा और सटीक चुनेगी। ठीक है, जयकरण वर्मा साहब, ये जो पटना में बैठक बुलाई गई है 23 जून को, तारीख मुकर्रर हो गई है, तमाम नेताओं की तरफ से सहमति की बात भी सामने आ रही है, जिसमें केजरीवाल साहब भी शामिल होंगे। ये बैठक अध्यादेश को लेकर है या फिर 2024 को लेकर विपक्षी एकजुटता की कोशिश है? नहीं, अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं, उनका कहना था कि कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं फिर भी सत्य नहीं बोलते। ठीक उसी प्रकार से इनका मानना है कि जैसे माननीय महाराज हमारे देश के मोदी जी संविधान की कसम तो खाते हैं, शपथ तो लेते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी सत्य बातें नहीं कहने का काम किया। मैं राजेश जी आ रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। दूसरी बात यह है, पर विपक्ष की बात करते हैं, करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, क्या आज आपके दूसरा करने का काम देंगे? भारतीय जनता पूरे देश में या बड़े मोटे दल आपके बाद से गठबंधन है, 7 गठबंधन तोड़ दिया, क्या कहते हैं? इस तरह से 70 देश बनाने का काम करते। अच्छा, ये भाजपा हैं, राजा लोग हैं, नहीं है कि उनके प्रधानमंत्री जब देशों में करते थे कि 2024 सर, आवाज थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही, सही ढंग से आवाज पहुंच नहीं पा रही है। लेकिन मैं वही सवाल आपसे करता हूं, आप तो गोलमोल घुमा गए। चक्रवर्ती साहब, ये बैठक का उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए ताकि नीतीश चौरसिया जी को भी पता चल पाए कि जो बैठक हो रही है विपक्षी एकता 2024 को लेकर है या फिर अध्यादेश को लेकर। देखिए, ऐसा है, ये बैठक जो हो रही है ये 2024 अध्यादेश, बहुत सारी और भी चीजें हैं। पॉइंट टू पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे केवल 5 मिनट की बैठक नहीं होगी। ये बैठक लंबी चलेगी, कई चीजों पे मुद्दों पे बातचीत होगी, कौन कैसे, कहाँ पे कैसे, कितनी। मेन मुद्दा क्या है, अध्यादेश है या मेन मुद्दा विपक्षी एकता 2024? मेन मुद्दे की, इसमें मेन मुद्दा है नहीं, इसमें पहली बैठक है ये, मुद्दे की अभी कहीं कोई सवाल ही नहीं है, ये पहली। तो फिर जब एक चीज बताइए, जब ममता दीदी समर्थन पहले ही दे चुकी हैं कि भाई अध्यादेश पर हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे, अखिलेश यादव पहले ऐलान कर चुके, कल ही मुलाकात शायद हुई है, उन्होंने कह दिया कि हम समर्थन करेंगे, पवार साहब और न जाने कितने लोगों से मुलाकात पहले हो चुकी है, तो फिर इस बैठक का क्या औचित्य रह जाता है? ये बता तो रहा हूँ ना कि मैंने कहा ये बैठक केवल ये पहली बैठक नहीं है, अभी और भी बहुत सारी बैठक होंगी 2024 से पहले। तो ये इसकी रणनीति, पहली रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से, कैसे कैसे, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ कहाँ चुनाव लड़ेगा, ये एक रणनीति बन रही है। और इसी के लिए एक बैठक है, एक होती है मेलजोल करने वाली बैठक, ये मेलजोल वाली बैठक है। और उसी हिसाब से एक दूसरे के विचार को सुना जाएगा, समझा जाएगा, लिखा जाएगा। उसके आगे नेक्स्ट दोबारा बैठक होगी, तिबारा होगी, बैठक कई होगी। बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है बहुत सारी, तो इसीलिए बीजेपी को, क्योंकि इनके कई एक साथी जो हैं वो हम लोगों के भी संपर्क में हैं और वो आना चाहते हैं हम लोगों के संपर्क में। मैं यूपी में ही बता सकता हूँ, यूपी में भी कई मंत्री नहीं, वो बाकायदा सांसद है, वो भी अपने साथ आना चाहते हैं। इनके निषाद पार्टी जो पिछली बार चुनाव के दौरान तो ये आवागमन की राजनीति खूब चलती है, कोई पार्टी में आता है, कोई छोड़ कर जाता है, खैर। लेकिन जो हम जिस विषय पर हैं, क्योंकि अब चर्चा के समापन का भी वक्त करीब है, मैं राजेश सिंह जी आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि अध्यादेश
2024 के चुनाव के पहले का सेमीफाइनल मानकर चलिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाए। आपकी नज़र में सेमीफाइनल किसको मान रहे हैं, अध्यादेश पर या फिर जो अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने? नहीं, देखिए अक्षय जी, जो केंद्र का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जनता का माइंड सेट होता है। अब वो जनता पूरी तरह से 2014 के बाद से जनता के अंदर जो जागरूकता आई है अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण को लेकर और विकास को लेकर के, अब जनता सभी मुद्दों से ऊपर उठ चुकी है। उसके सामने 3 मुद्दे रह गए। एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, उसके बाद विकासवाद का मुद्दा है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मुद्दा है। जनता इन मुद्दों को देखती है और इन मुद्दों पे वोटिंग करती है कि दुनिया में जो मोदी जी ने भारत को एक सशक्त और ताकतवर देश जो है, आज भारत में दुनिया के सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं। कुंवर अजय सिंह जी को आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सेंगोल का उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं कि दुनिया 21वीं सदी की बात कर रही है, आप पुरातन काल में जा रहे हैं। मुख्य पत्र के बारे में क्या बोलेंगे आरएसएस के? ये तो पलटू राम बोलेंगे, जंगल की बोल जाके बैठ जाएंगे, बोलेंगे लालू का जितना है भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं लालू जी के परिवार के साथ कभी जीवन में नहीं जाऊंगा और फिर उसी जंगलवाद के साथ। चले ठीक है, अब तो चर्चा के समापन का वक्त हो गया। कोई आधार नहीं है, लोगों को प्रधानमंत्री का फर्ज और ठीक है, गठबंधन जो है, जो बैठक हो रही है भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम चल रहा है। चले ठीक, इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक फाइनल रिएक्शन कुंवर अजय सिंह जी, मुकाबला जबरदस्त होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता चुनाव के वक्त तक टिकी रह पाएगी, भरोसा है कुछ इस बात को लेकर? देखिए, चुनाव के वक्त ही, चुनाव के बाद विपक्षी एकता का ही जो सर्वमान्य उम्मीदवार है वो भारत का राज्य का प्रधानमंत्री होगा और देश की जनता अपना मन बना चुकी है। ठीक है, संक्षेप में 10 सेकंड में अपनी बात चक्रवर्ती साहब अगर पूरा कर पाए। बिल्कुल 10 सेकंड में करूंगा। ये जो ऑपोजिशन पार्टी बोल रहे थे, अभी मेघालय का चुनाव हुआ, अमित शाह जी ने सबसे भ्रष्टतम सरकार बताई थी और उनके साथ गलबगैया लड़ा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जो है 2013 में वो सबसे ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगी थी, आज इनके मुख्यमंत्री बने हुए। ठीक है, यानी आप नीतियों की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप नीतियों की बात कर रहे हैं। नीतीश चौरसिया, बड़े संक्षेप में 10 सेकंड आपके पास भी, कि जब बात नीतियों की है तो तमाम ऐसे धुर विरोधी दल हैं जो एक साथ एक मंच पर आने की बात तो कर रहे हैं, फिर तो बात ये होगी कि विचारधारा मिलेगी कैसे, ये दोस्ती परवान चढ़ेगी कैसे? देखिए, मैंने आपको फिर से कहा कि 543 सांसद जो मेंबर हैं वो सब कैपेबल, एलिजिबल और समझदार, मतलब अच्छे चुने जाए, इसकी लड़ाई है। एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। अभी आज से 10 साल में क्या हुआ, 9 साल में व्यक्ति विशेष चला, देश उससे भी देखा, उसमें क्या हुआ, डिक्टेटरशिप चल रही है, ना लोकतंत्र को बचाया जा रहा है, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी जा रही है, बेसिक फंडामेंटल। चले ठीक, यानी कि कुल मिलाकर गोलबंदी इस बात को लेकर की जा रही है कि सवाल लोकतंत्र को बचाने का है, और लोकतंत्र को बचाना है तो तमाम विपक्षी दलों को अपने तमाम गले शिकवे दूर करके एक साथ आना ही होगा। और अगर ऐसा होता है, विपक्षी एकता मजबूत होती है, तो ये बीजेपी के गले की फांस भी बन सकता है। और यही आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रही है। विपक्षी दलों को आपस में किस तरह से टकराया जाए और उसका सियासी फायदा लिया जाए, ये विरोधी दलों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। अब समय का अभाव है, माफी चाहूंगा राजेश जी, आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।